आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, मैं पंकज कुमार ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सभी एक यात्रा पे निकले हुए हैं और उस यात्रा की जो हम लोगों ने शुरुआत की थी वो की थी हिंदी व्याकरण से। व्याकरण में भी सबसे पहले हम लोगों ने वर्णमाला का चयन किया था और हम लोगों ने देखा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या हो सकती है, ध्वनि संरचना क्या है, वर्ण संरचना क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने वर्णमाला में जो वर्ण के जो ध्वनि के जो दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, इस पे हमने चर्चा की थी कि स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन हम लोग कर चुके हैं, इस सब चीज़ों पे बातचीत हम लोग कर चुके हैं। अब आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वो विषय है व्यंजन। व्यंजन ध्वनि का जो दूसरा महत्वपूर्ण भेद है वो है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पाएंगे इसका जो संधि विच्छेद है विधन अंजन से हुआ है। इस शब्द का निर्माण विधन अंजन से हुआ है। वि का अर्थ होता है विशेष, अंजन का अर्थ होता है लेप लगा हुआ, लेप। तो व्यंजन वे वर्ण कहलाएंगे, वे ध्वनियां कहलाएंगी जिनके ऊपर विशेष अंजन लगा होगा, विशेष लेप लगा होगा। तात्पर्य ऐसी ध्वनियां जो स्वर द्वारा लेपित की गई होंगी, स्वर द्वारा अंजन की गई होंगी, वो ध्वनियां क्या कहलाएंगी? व्यंजन कहलाएंगी। क्यों? जैसे मैं लिख रहा हूं च त त न, मैंने ये कुछ व्यंजन ध्वनियां लिखी हैं। क्या ये व्यंजन ध्वनियां हैं? हाँ, क्योंकि ये व्यंजन ध्वनियां क्या है? ये अर्ध व्यंजन ध्वनियां हैं, अर्ध व्यंजन ध्वनियां हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्वर नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण है, पूरे नहीं है, अधूरे हैं, ये आकर्षक नहीं दिख रहे हैं। जब इनके ऊपर हम स्वर का लेप लगा देंगे, अंजन लगा देंगे, तो ये सारी जो व्यंजन ध्वनियां हैं ये क्या हो जाएंगी? आकर्षक दिखने लगेंगी, सुंदर दिखने लगेंगी। तो जिन ध्वनियों के ऊपर हम स्वर का लेप लगा देते हैं, विशेष रूप से उसका अंजन कर देते हैं, ऐसी जो ध्वनियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। अब व्यंजन ध्वनियों के ऊपर स्वर का लेप लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जरूरत क्या है? हम क्यों ना ऐसे ही लिख दें, ऐसे ही लिखें प त न ल, ऐसे ही क्यों ना काम चला लें? स्वर रहित जो व्यंजन ध्वनियां हैं उनको ऐसे ही क्यों ना चला लें, ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही उच्चारण करें? नहीं, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि जो स्वर होते हैं, जो हम चर्चा कर रहे थे, जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो व्यंजन ध्वनियां होती हैं ये परतंत्र होती हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये स्वर पे क्या होती हैं? निर्भर होती हैं, स्वर के अधीन होती हैं। स्वर की जो हम लोगों ने दूसरी विशेषता देखी थी, वो विशेषता क्या देखी थी? जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अवरोध रहित होते हैं। उनको हम एक साथ, जो 11 स्वर हैं, एक साथ उनका उच्चारण कर सकते हैं। वही जो व्यंजन ध्वनियां हैं वो क्या होती हैं? अवरोध रहित नहीं होती हैं, ये अवरोध होता है इनमें। इनमें जब इनका उच्चारण करेंगे इनमें अवरोध होता है, ये अवरोध रहित नहीं होती है। जैसे ये व्यंजन ध्वनियां है, इनमें स्वर नहीं लगा है, हम इनका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? च, प, त, ल, न। उच्चारण जब कर रहे हैं तो हमें रुकना पड़ रहा है, हम एक साथ कई सारे व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो व्यंजन ध्वनियां हैं इनके अवरोध को कम करने के लिए इनमें क्या किया जाता है? स्वर का लेप लगाया जाता है, स्वर का अंजन लगाया जाता है, ताकि हम एक साथ इनका सरलता पूर्वक उच्चारण कर पाए। जैसे क ख ग घ अंग, एक साथ हम सारे जो कंठ वर्ग के सारे व्यंजन हैं उनका उच्चारण कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनमें स्वर का लेप लगा हुआ है, स्वर का अंजन लगा हुआ है। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी?
ऐसी ध्वनियां जिनके ऊपर स्वर का लेप लगा हो, स्वर का अंजन लगा हो, जो स्वर के सहारे खड़ी हुई जो ध्वनियां होंगी, वो ध्वनियां क्या कहलाएंगी? व्यंजन ध्वनियां कहलाएंगी। जब हम स्वर पे चर्चा कर रहे थे, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो एग्जाम हॉल होता है, जो परीक्षा रूम होता है, परीक्षा कक्ष में होता क्या है? 3 तरह के विद्यार्थी पाए जाते हैं, मैंने बताया था। पहले जो विद्यार्थी होते हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, वो इतना पढ़ के आते हैं, इतना पढ़ाकू होते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में बैठेंगे, पेपर मिला, कॉपी मिला, वो क्या करते हैं? लिखना शुरू कर देते हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो किसी पे अधीन नहीं है, ना आगे वाले पे, ना सामने वाले पे, ना आगे पीछे दाएं बाएं, किसी के ऊपर नहीं, वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं अपने ऊपर। वो लिखना शुरू करते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखते चले जाते हैं। वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, स्वतंत्र, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? किस वर्ग में? स्वर के वर्ग में रख सकते हैं, क्योंकि स्वर भी क्या होता है? पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वो भी किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है। उन्हीं विद्यार्थियों की तरह, जिस तरह के जो विद्यार्थी किसी और पे निर्भर नहीं होते हैं, स्वयं अपने आप पे ही निर्भर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसी तरह से स्वर भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जो व्यंजन है वो दूसरे तरह के विद्यार्थियों के कैटेगरी में आता है। जैसे दूसरे जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं? घर से पढ़ लिख के कम आते हैं, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आगे पीछे दाएं बाएं ताक झांक करते हैं। जब तक आगे वाला जो स्वर है, जो स्वतंत्र है, जो अपनी स्पीड में लिख रहा है, अपने मन से सब कुछ लिखते चले जा रहा है, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पीछे वाला जो व्यंजन है जब तक उसको नहीं बता देता तब तक वो अपनी गर्दन टेढ़ किए हुए रहता है, कमर टेढ़ किए हुए रहता है, उसे पूछता रहता है, उसके सहारे का इंतजार करता है। जैसे स्वर ने उसे उत्तर बता दिया, आगे वाले ने उत्तर बता दिया, व्यंजन को क्या लगता है? वो पूर्ण हो जाता है, वो अपना सीना चौड़ा कर लेता है, ये पूरा पूर्ण हो जाता है। उसे लगता है कि अब हम भी स्वतंत्र हो गए, हम भी पूरे हो गए, मेरा भी उत्तर सही हो गया। तो व्यंजन जो है दूसरे कैटेगरी वाले विद्यार्थियों में आता है, जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, आगे वाले के ऊपर, स्वतंत्र स्वर वाले के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसी जो ध्वनियां होंगी उनको हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। जो व्यंजन अभी हम लोगों ने देखा, च, त, ल, न, ये सब क्या है? ये सब अर्ध व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अर्ध व्यंजन। हिंदी में जो ये अर्ध व्यंजन है, इनको लिखने के 3 तरीके हैं। ये जो अर्ध व्यंजन है, जो स्वर रहित जो व्यंजन होते हैं, उन व्यंजन को लिखने के लिए हिंदी में 3 तरीके होते हैं। 3 तरह से हम जो अर्ध व्यंजन है उनको लिख सकते हैं। पहला जो तरीका है हलंत लगाकर, हलंत लगाकर। अर्ध व्यंजन लिखने का जो पहला तरीका है वो हम कैसे लिख सकते हैं? हलंत लगाकर। कैसे? जैसे कोई भी जो वर्ण है, ध्वनि है, जैसे क, ग, त, ल, न, ये सारी जो ध्वनियां हैं अभी क्या है? अभी इनमें स्वर लगा हुआ है, स्वर का अंजन लगा हुआ है, लेप लगा हुआ है, इसलिए ये पूर्ण है। लेकिन अगर इन्हें हमें अर्ध व्यंजन के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे? इनके नीचे हलंत लगा देंगे, एक डंडी लगा देंगे। ये प्रतीक है कि ये स्वर रहित हैं, ये पूरे नहीं हैं, ये अधूरे हैं, ये अपूर्ण हैं, ये अर्ध व्यंजन हैं। तो अर्ध व्यंजन को लिखने का जो पहला जो तरीका है वो क्या है? हलंत लगाकर। जैसे लिखना है उत्तम, उत्तम, पुरस्कार, ये सब क्या है? यहां पे से हमें हलंत लगा दीजिए। ये सब जहां पे हलंत लगा हुआ है, ये क्या दर्शा रहा है? कि जो हलंत लगे हुए जो वर्ण है ये पूरे नहीं है, ये अधूरे हैं, ये अर्ध व्यंजन है, इनमें स्वर नहीं लगा हुआ है। ये जो हलंत लगा ये बताता है कि ये वर्ण क्या है? वो स्वर रहित है। तो अर्ध व्यंजन को लिखने का जो पहला तरीका है वो क्या है? हलंत लगाकर। अर्ध व्यंजन लिखने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है? पाई हटाकर, पाई हटाकर। आप लोगों ने देखा होगा
कि बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जो पाई वाले हैं। अर्ध व्यंजन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उनके पाई को हटा देते हैं। कैसे? जैसे प, ल, न, ज, ये सब क्या है? ये सब अर्ध व्यंजन। हमने क्या किया है, इनमें से इनकी पाई को हटा दिया है। इस तरह से भी हम क्या करते हैं, अर्ध व्यंजन लिखते हैं। जैसे कोई शब्द ले लीजिए, उज्जवल, उज्जवल, उत्तम, पुरस्कार। क्या है, हमने ले लिया इसमें उज्जवल, जो ये जय है, दोनों जो जय है, हमने क्या किया है, इनकी पाई को हटा दिया है। पाई हटा करके हमने अर्ध व्यंजन को लिखा है, अर्ध व्यंजन बना दिया। इसमें तय में से हमने पाई हटा दिया, इसमें स में से हमने पाई हटा दिया है। तो दो तरह से हम लोगों ने देख लिया। पहला क्या देखा, हलंत लगाकर, दूसरा पाई हटाकर हम लोग क्या लिखते हैं, अर्ध व्यंजन लिखते हैं। तीसरा जो आधार है, तीसरा जो तरीका है, किसी व्यंजन के साथ लगाकर, किसी व्यंजन के साथ जोड़कर लिखने का। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण ले लीजिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद, समाप्त, प्रण, प्राण, कर्म, धर्म। ये सब हमने क्या देखा, हमने जो अर्ध व्यंजन है उनको किसी न किसी व्यंजन पे आश्रित करके लिखा है, उनके साथ जोड़ करके लिखा है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, जो अर्ध व्यंजन जो र है उसको हमने व के ऊपर लगा दिया है, व के ऊपर लगा दिया है। और यहाँ पे भी हमने क्या किया है, जो अर्ध व्यंजन प है उसको हमने त के ऊपर लगा दिया है। यहाँ पे जो अर्ध व्यंजन र है, सॉरी अर्ध व्यंजन जो प है उसको हमने र के साथ जोड़ दिया है। यहाँ पे जो अर्ध व्यंजन प है उसको हमने र के साथ जोड़ दिया है। यहाँ पे जो अर्ध व्यंजन र है उसको हमने क्या किया है, मैं के ऊपर लगा दिया। यहाँ पे जो अर्ध व्यंजन र है उसको हम लोगों ने मैं के ऊपर लगा दिया है। तो तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो आधार है, किसी व्यंजन के साथ जोड़कर या उसके ऊपर लगाकर हम अर्ध व्यंजन को लिख सकते हैं। तो अर्ध व्यंजन जो है उसको लिखने के लिए हिंदी में 3 तरीके होते हैं। कौन? पहला क्या होता है, हलंत लगाकर, दूसरा पाई हटाकर, तीसरा किसी व्यंजन के साथ जोड़कर या ऊपर लगाकर। अब यहीं पे कुछ चीजें और समझते चलिए, ताकि आगे जब हम संधि पढ़ेंगे या तद्भव तत्सम पढ़ेंगे तो वहां पे काफी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे कि जो हिंदी में जो ये ऊपर जो लगे वाले जो वर्ण होते हैं, जो भी ऊपर लगे रहेंगे, जो किसी वर्ण के ऊपर लगे हुए वर्ण हैं, हमेशा ये वाले वर्ण क्या होते हैं, आधे होते हैं, हमेशा अर्ध व्यंजन कहलाते हैं। अगर कहीं से पूछ दिया जाए कि इसमें जो दिया गया है, जो वर्ण है विद्यालय में, धर्म में, प्रण में, प्राण में, कर्म में, समाप्त में, आशीर्वाद में, इसमें अर्ध व्यंजन कौन सा है, तो साधारण सा तरीका है जानने के लिए, ना तो कुछ याद करना है ना रटना है। क्या है कि जो ऊपर वाले जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे, हमेशा अधूरे होंगे। जैसे इसमें प पूरा लग रहा है, आप लोग कहेंगे कि नहीं प कैसे अधूरा हो सकता है, प पूरा है, नहीं, लेकिन क्या है, ये ऊपर लगा हुआ है, प रे के ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी प रे के ऊपर लगा हुआ है। इसलिए ये सब क्या है, जो ऊपर लगे वाले जो वर्ण है, जो अक्षर हैं, वो सब क्या है, वो अधूरे हैं, वो अर्ध व्यंजन है। तो इसलिए एक सूत्र याद कर लीजिए कि जो ऊपर वाले जो वर्ण होंगे वो हमेशा क्या होंगे, अर्ध व्यंजन होंगे। एक और सूत्र इसी में याद कर लीजिए कि जो ऊपर वाले जो वर्ण होंगे उनका उच्चारण जिस वर्ण पे होंगे, जो पूर्ण जो वर्ण होगा, जो व्यंजन होगा, जो पूर्ण जो वर्ण होगा, उसके पहले उनका उच्चारण होगा। दूसरा जो सूत्र है कि जो ऊपर वाले जो वर्ण हैं उनका उच्चारण जिस वर्ण के ऊपर वो लगे हुए हैं उनसे पहले
जो अधूरे हैं, जो अर्ध व्यंजन है उनका होगा। जैसे इस पे व के ऊपर र लगा हुआ है तो इसका उच्चारण क्या होगा? सबसे पहले व का नहीं होगा, उसके पहले क्या होगा? र का पहले होगा, फिर उसके बाद व का होगा। जैसे आशीर्वाद, समाप्त, प्र के बाद रह आ रहा है, प्राण, कर्म, र के बाद में आ रहा है, धर्म, विद्यालय, द इसमें आधा है, द पूरा नहीं है, यह पूरा है। तो क्या हो रहा है? जो वर्ण ऊपर है उनका उच्चारण पूर्ण वर्ण से पहले हो रहा है जिसके ऊपर वो लगे हुए हैं, और जो वर्ण ऊपर है वो क्या है? वो अधूरे हैं, अर्ध व्यंजन है। ये दो सूत्र भी याद कर लीजिए। अब जैसे इसमें लिखा है विद्यालय, यहां लिखा है समाप्त, यहां लिखा है प्रण। अब इनमें से किसी एक का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे, दो और नियम है उनको समझ लीजिए, वहां से भी प्रश्न आते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? जब इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सहलंत धन अहलंत, ए में हलंत लगाएंगे ना, क्योंकि ये भी तो अकेले लिखा जा रहा है, ये भी लिखा जा रहा है। नहीं, ए में हलंत नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ए जो है वो क्या है? वो स्वर है, और स्वर क्या होते हैं? अपने आप में पूर्ण होते हैं, वो किसी और के सहारे आश्रित नहीं होते हैं। याद करने के लिए हमेशा जो एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल के बच्चों का उदाहरण याद रखिए। ए धन मैं, हलंत धन आ, धन प हलंत धन त हलंत धन ए, ये क्या हो गए? समाप्त। ये जो समाप्त है इसका हमने वर्ण विच्छेद किया है। जब वर्ण विच्छेद किए हैं तो हम यहाँ क्या पा रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं प और त, दो व्यंजन एक साथ आए हुए हैं। तो जब कहीं भी दो व्यंजन एक साथ आ जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन संयोग कहते हैं। व्यंजन संयोग क्या कहते हैं? जब कहीं पे भी दो व्यंजन एक साथ आ जाए तो उनको हम क्या कहेंगे? व्यंजन संयोग कहेंगे। जैसे यहाँ पे भी दो व्यंजन एक साथ आए हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा? व्यंजन संयोग होगा। यहाँ पे भी दो व्यंजन एक साथ आए हैं, इसमें भी व्यंजन संयोग होगा। और यहाँ पे भी दो व्यंजन एक साथ आए हैं, इसमें भी व्यंजन संयोग होगा। प्रण में भी दो व्यंजन एक साथ आए हैं, इसमें भी व्यंजन संयोग होगा। प्राण में भी दो व्यंजन एक साथ आए हैं, इसमें भी क्या होगा? व्यंजन संयोग होगा। तो जहां कहीं भी दो व्यंजन एक साथ आ जाएंगे उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संयोग कहेंगे। एक और सूत्र समझ लीजिए, ये व्यंजन का वर्गीकरण आने से पहले एक और चीज देख लीजिए कि जैसे मैं लिख रहा हूं धर्म, कर्म, फर्ज, कर्ज, अर्ज, अक्ल, शक्ल, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं और ये जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं। इसमें से कुछ शब्द संस्कृत के हैं, कुछ फारसी के हैं। इनमें क्या देख रहे हैं हम लोग? जितने भी चाहे धर्म, कर्म, फर्ज, कर्ज, अर्ज, शक्ल, अक्ल, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस तत्सम शब्द में एक अर्ध व्यंजन आया हुआ है। यहाँ पे र अर्ध व्यंजन आया, यहाँ र अर्ध व्यंजन, यहाँ पे क अर्ध व्यंजन आया, यहाँ पे क अर्ध व्यंजन आया। जब हम इसी अर्ध व्यंजन जो तत्सम शब्द में आए हुए अर्ध व्यंजन में स्वर लगाकर हम उसे पूर्ण कर देते हैं तो नया जो शब्द बनता है क्या बनेगा? धर्म। कर्म से जो र है उसमें या लगाएंगे तो क्या बनेगा? कर्म। फर्ज में जो र है अधूरा अर्ध व्यंजन है उसमें ए लगाएंगे तो क्या बनेगा? फरज। कर्ज में ए लगाएंगे तो क्या होगा? करज। अर्ज में लगाएंगे तो क्या होगा? अरज। अक्ल में लगाएंगे तो क्या होगा? अक्ल। क पूरा हो जाएगा। शक्ल में लगाएंगे तो क पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सकल। तो एक नए शब्द का निर्माण हो गया जब हम तत्सम में आए हुए अर्ध व्यंजन में स्वर जोड़कर उसे पूर्ण कर देते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं?
अर्ध तत्सम। और ये अर्ध तत्सम बनाने की जो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया अपनाई हम लोगों ने? अर्ध तत्सम बनाने की क्या प्रक्रिया अपनाई हम लोगों ने? प्रक्रिया क्या अपनाई कि जो तत्सम में जो अर्ध व्यंजन आए हैं उसमें हमने क्या किया है? स्वर का स्वरागम करा दिया है, स्वर भक्ति करा दिया है, स्वर को जोड़ दिया है। तो यही जो तत्सम शब्द में आए हुए जो अर्ध व्यंजन है उन्हें पूर्ण करने के लिए जो हम स्वर को जोड़ते हैं, इस स्वर के जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वरागम कहते हैं। स्वरागम, स्वरागम कहते हैं। और इसी को एक और नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं? स्वर भक्ति। क्या कहते हैं? स्वर भक्ति। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझेंगे सारी चीजें समझ में आएंगी। हमने चर्चा की कि जो ऊपर वाले जो वर्ण होते हैं वो हमेशा अधूरे होते हैं। ऊपर वाले वर्ण क्या होते हैं? जो जिस वर्ण पे वो हैं, जिस वर्ण पे हैं उससे पहले जो ऊपर वाले जो वर्ण हैं उनका उच्चारण होगा। अगर एक साथ कहीं दो व्यंजन आ जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन संयोग कहेंगे। और जब तत्सम शब्द में आए हुए अर्ध व्यंजन को पूर्ण करने के लिए स्वर मिलाकर हम लिखेंगे, स्वर मिलाएंगे, तो उस मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? स्वरागम कहेंगे या स्वर भक्ति कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोशिश करिएगा, एक दो बार वीडियो देखकर अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग स्वर की तरह। जैसे हमने उस स्वर का वर्गीकरण किया था उसी तरह हम अब व्यंजन का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। व्यंजन को कई आधारों पे बांटा जा सकता है, इसका कई तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहला वर्गीकरण जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? स्पर्श के आधार पे। स्पर्श, स्पर्श क्या होता है? जब हम स्वर पढ़ रहे थे वहां पे एक शब्द आया था मुखांग, मुखांग आया था। मुखांग का अर्थ मैंने बताया था कि मुखांग का अर्थ होता है मुख के अंदर जो अंग है, जो भाग हैं उसे मुखांग कहा जाता है। जो विद्वान हैं उन लोगों ने क्या किया है? मुख के अंदर कुछ भागों को, बहुत सारे भागों में से कुछ भागों को एक नाम दे दिया है, 5 भागों में उसे बांट दिया है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मुखांग कहते हैं। जब हम व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जो व्यंजन ध्वनियां उन जिस भी मुखांग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उसी को हम कहते हैं कि ये उस वर्ग की व्यंजन ध्वनि है। सभी व्यंजन ध्वनियां किसी न किसी मुखांगों को स्पर्श करते हुए निकलती हैं, इसलिए हम उनको एक वर्ग में विभाजित कर देते हैं। और इस मुख के अंदर क्या है? 5 भाग है। कौन कौन? कंठ, ताल, जो दांत और मसूड़े के आसपास का जो भाग है उसे तालु कहते हैं। उसके पीछे जो उभरा हुआ जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। और जब बाहर आएंगे तो दंत कहते हैं। उसके बाहर जब हम आएंगे तो हमारे क्या है? ओष्ठ हैं। यही 5 आधार पे हैं जब हम उच्चारण करते हैं। जो जो व्यंजन ध्वनियां इन 5 में से किसी एक को 5 में से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मुखांगों को स्पर्श करते हुए निकलने वाली जो ध्वनियां होंगी उनको हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन 5 को हम लोगों ने जो भी 5 जो मुखांग है वहां से जो भी निकलने वाले जो व्यंजन ध्वनियां है, जो वर्ण है, उनको हमने क्या किया है? एक वर्ग में विभाजित कर दिया है। जितनी ध्वनियां एक स्थान से उच्चरित होती हैं उनको हमने क्या किया है? एक वर्ग में पिरो दिया है, इकट्ठा कर दिया है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ से व्यंजन ध्वनियां निकलती हैं, हमने क्या किया? उनको एक वर्ग में क्रम में रख दिया है। तालु से जो ध्वनियां निकलती हैं हमने क्या किया? उनको एक वर्ग में रख दिया है, एक क्रम से रख दिया है। और मूर्धा से जो ध्वनियां निकलती हैं उनको भी हमने क्या किया? एक वर्ग में रख दिया है। इसलिए ये जो स्पर्शी व्यंजन ध्वनियां हैं, जो स्पर्श व्यंजन ध्वनियां, इनको हम क्या कहते हैं? एक और नाम देते हैं, वर्गीय व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। अब आ जाते हैं कि ये जो वर्गीय व्यंजन ध्वनियां, जो स्पर्श व्यंजन ध्वनियां है, ये कौन कौन सी हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो कुल जो स्पर्शी व्यंजन ध्वनियां होती हैं या वर्गीय व्यंजन ध्वनियां होती हैं वो क्या होती हैं? कितनी होती हैं? 25 होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग से 5-5 ध्वनियां उच्चरित होती हैं।
तो कुल 5 वर्ग हैं, इसलिए कुल कितनी ध्वनियां होंगी? 25 होंगी। अब हम आ जाते हैं कौन सी ध्वनि कहाँ से उच्चरित होती है। तो सबसे पहले क्रम से चलते हैं। कंठ से जो उच्चरित होने वाली जो ध्वनि है, कंठ से, उनको हम एक वर्ग में रख देते हैं। जैसे क ख ग घ ng, ये जो 5 ध्वनियां हैं वो कहां से उच्चरित हो रही हैं? कंठ से उच्चरित हो रही हैं। कहां से? ये हमारा जो गला है, जो कंठ है, यहां से उच्चरित हो रही है। इसलिए हमने इनको एक वर्ग में रख दिया है। किस वर्ग में? कंठ। इनको क्या नाम दे दिया गया है? कंठ। क्या नाम दे दिया हमने? कंठ नाम दे दिया है, कंठ ध्वनिया नाम दे दिया है, क्योंकि ये कंठ भाग से उच्चरित होती हैं। दूसरा आ जाते हैं हम लोग, दूसरा जो भाग है ताल। जब हम च छ ज झ इया उच्चारण करिए, च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, जब ये जो 5 वर्ण हैं, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं च छ ज झ इया, तो हम क्या पा रहे हैं? जो हमारी जीवा है वो क्या कर रही है? जो कठोर जो तालु है, जो दांत और मसूड़े के पास जो कठोर तालु है, उसको स्पर्श कर रही है, और इतने जोर से स्पर्श कर रही है कि जो वायु निकल रही है अंदर से, वो उसको अवरोध उत्पन्न कर दे रही है। जब अवरोध उत्पन्न कर रही है जीवा, जो वायु निकल रही है, तो वायु को क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष करते हुए निकलना पड़ रहा है, घर्षण करते हुए निकलना पड़ रहा है। इसलिए इस जो तालव्य ध्वनियां हैं, इनको एक और नाम दिया जाता है, क्या? स्पर्श संघर्षी ध्वनियां। संघर्षी ध्वनियां। समझ में आ रहा है? स्पर्श संघर्षी ध्वनियां क्यों कहते हैं? स्पर्श संघर्षी ध्वनियां इसलिए कहते हैं क्योंकि जब च वर्ग का हम उच्चारण करते हैं, च छ ज झ इया, तो हो क्या रहा है कि जो जीवा है हमारी, वो ताल को स्पर्श इतने जोर से स्पर्श कर रही है कि वायु जो है वो बंद हो जा रही है, अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है। इसलिए वायु को निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो फिर जब वायु को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसे एक और नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया? स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनिया नाम दे दिया गया। अब आ जाते हैं तीसरा जो वर्ग है, मूर्धा। जब तालु के पीछे जाएंगे तो ऊपर एक गहरा सा स्थान है जिसे मूर्धा कहते हैं, जहां पे कोमल, बहुत कोमलता है, वहां पे जो कोमल तालु है उसी को, ये जो तालु होती है ये कठोर होती है। मूर्धा जो होती है, यहाँ पे भी जो तालु होती है वो क्या होती है? कोमल होती है। कोमल तालु के पीछे वाला जो भाग है, जो कोमल भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। यहां से जो उच्चरित होने वाली जो ध्वनियां हैं वो क्या है? उच्चारण करिए मेरे साथ, ट ठ ड ढ। जिह्वा को देख रहे हैं? जिह्वा मुड़ के कहां जा रही है? जो हम यहां देख रहे थे कठोर ताल, उसके पीछे जाके उच्चरित हो रही है, ट ठ ड ढ ण, उसके पीछे उच्चरित हो रही है। जो कोमल तालु है वहां उसको स्पर्श करते हुए उच्चरित हो रही है। कौन सी ध्वनि? ये मूर्धा से उच्चरित हो रही है। इसलिए हम जो तीसरा वर्ग है, ट वर्ग है, उसको हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। ट ठ ड ढ ण। ये जो ध्वनियां है, जब इनको आप सुन रहे हैं तो ये कानों को उतनी प्रिय नहीं लग रही है, कर्कश लग रही है, कठोर लग रही है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? एक और नाम देते हैं, कर्कश ध्वनि कहते हैं। कर्कश ध्वनि या कठोर ध्वनि भी कहा जाता है इनको। इनका सबसे ज्यादा प्रयोग कहां पे होता है? जब हम कहीं वीर रस का प्रयोग किया जाता है, कहीं भयानक रस का प्रयोग किया जाता है, तो फिर जो मूर्धन्य ध्वनियां हैं, जो कर्कश ध्वनियां हैं, जो कठोर ध्वनियां हैं, जो ट वर्ग की ध्वनियां, इनका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग, चौथा जो वर्ग है वो क्या है? दंत। दांत से जो उच्चरित होने वाले जो ध्वनियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? दंत ध्वनियां कहते हैं। इसके अंदर कौन आते हैं? त वर्ग। उच्चारण करिए त वर्ग का, त थ द ध न, त थ द ध न। क्या हो रहा है? जब हम त थ द ध न का उच्चारण कर रहे हैं तो फिर हो क्या रहा है? हमारी जो जिह्वा है वो दांत को स्पर्श कर रही है, त थ द ध न। जब हमारी जिह्वा क्या कर रही है? दांत को स्पर्श कर रही है जब हम त वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? दंत्य ध्वनियां कहते हैं। जिनके पास दांत नहीं होंगे, आप देखिएगा कभी, वो क्या करेंगे? त थ द ध का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिह्वा दांत में स्पर्श करती है। अंतिम जो वर्ग है, प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? ओष्ठ से होता है, ओष्ठ। जब हम प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो दोनों ओष्ठ हैं वो क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं। इनके मिलने से ही जो पंचम वर्ग है, जो प वर्ग है, उनका उच्चारण होता है। अगर ओष्ठ का आपस में मिलन ना हो तो फिर जो प फ ब भ है उनका उच्चारण करना असंभव है। तो ये जो
प वर्ग है, इनका उच्चारण ओष्ठ के मिलने से होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ओष्ठ ध्वनियां कहते हैं। जब प फ ब भ म उच्चारण करिए, प फ ब भ म उच्चारण कर रहे हैं तो क्या पा रहे हैं, जो दोनों ओष्ठ हैं वो आपस में मिल रहे हैं। जब संपर्क कर रहे हैं, जब संपर्क कर रहे हैं तो जो वायु बाहर निकल रही है, जो हवा बाहर निकल रही है, उसको क्या करना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए इसका एक और नाम देते हैं बलाघाती ध्वनियां। इसको एक और नाम देते हैं बलाघाती ध्वनियां। किसको, जो प वर्ग की हैं। क्यों नाम देते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओष्ठ हैं वो आपस में मिल जा रहे हैं, तो वायु को निकलने में उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने जो स्पर्श व्यंजन है, जो 25 स्पर्श व्यंजन है, जो उनके 5 स्थान है, वो हम लोगों ने देख लिया कि जो कंठ से उच्चरित होने वाले जो ध्वनियां हैं उनको हम कंठ ध्वनियां कहते हैं, क वर्ग से उच्चरित होने वाली हैं। जो तालव्य से उच्चरित होने वाली जो ध्वनियां हैं उनको हम ताल से उच्चरित होने वाली जो ध्वनियां उनको हम तालव्य ध्वनियां कहते हैं। एक और नाम उनको हम देते हैं क्या, एक और नाम देते हैं, अभी मैंने नाम सुझाया, क्या नाम दिया, स्पर्श संघर्षी ध्वनियां। और जो मूर्धा से उच्चरित होने वाली है उनको हम क्या कहते हैं, कर्कश या कठोर ध्वनियां भी कहते हैं। चौथा जो है वो उच्चरित होने वाला जो वर्ग है वो क्या है, दंत से, दांत से उच्चरित होने वाला है, इसलिए हम इसे दंत ध्वनियां कहते हैं। और पांचवा जो है ओष्ठ है, ओष्ठ से, दोनों ओठों के मिलने से, ओष्ठ के मिलने से इसका उच्चारण होता है, इसलिए ओष्ठ ध्वनियां कहा जाता है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, वायु को बल लगाना पड़ता है बाहर निकलने के लिए। इसे एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, बलाघाती ध्वनियां कहा जाता है। अब आ जाए कि कोई कह दे कि जो ये स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं, जो ये वर्ग हैं, इनको अग्र से पश्च की तरफ और पश्च से अग्र की तरफ क्रम में लगाइए। ये जो लिखा गया है वर्ग, एक क्रम बनाया गया है, ओष्ठ, दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ, इनको पश्च से अग्र की तरफ और अग्र से पश्च की तरफ एक क्रम से रखिए। तो कैसे रखेंगे आप, मान लीजिए एग्जाम में पूछता है, अभी क्वेश्चन आया था यहां से कि जो ये वर्ग हैं, जो वर्गीय ध्वनियां हैं, जो वर्ग हैं उनको अग्र से पश्च की तरफ लगाइए। अगर अग्र से पश्च की तरफ लिखना हो, अग्र से पश्च की तरफ कैसे लिखेंगे इसको, एक और नई चीज जान लीजिए, ये जरूरी है। कैसे लिखेंगे, अग्र से पश्च की तरफ, आगे से पीछे की ओर कैसे लिखा जाएगा, आगे से पीछे और क्या होगा, सबसे पहले आगे क्या है, कंठ, नहीं साहब, आगे क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ है। उसके बाद क्या है, अंदर जाएंगे तो दंत, उसके और अंदर जाएंगे तो क्या है, ताल, उसके और अंदर जाएंगे तो मूर्धा, उसके और अंदर जाएंगे तो कंठ। ये क्या है, ये जो वर्ग हैं उनको हम अगर अग्र से पश्च लिखते हैं तो उनका ये क्रम है। अगर उनको अग्र से पश्चिम में रखने को कह दिया जाए तो उनका क्रम क्या होगा, ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा और कंठ। बाकी पश्च से अग्र की तरफ तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कंठ, तालव्य, मूर्धा और दंत, ओष्ठ। पश्च से अग्र की तरफ, पश्च से अग्र की तरफ ये है, अग्र से पश्च की तरफ ये है, और पश्च से अग्र की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये क्रम दिया गया है। तो ये है स्पर्श व्यंजन ध्वनियां। हम लोगों ने देखी कि स्पर्श व्यंजन ध्वनियां कुल कितनी होती हैं, क्यों उनको स्पर्श व्यंजन ध्वनियां कहते हैं, क्यों उनको वर्गीय व्यंजन ध्वनियां कहते हैं, क्यों च वर्ग को संघर्षी व्यंजन ध्वनियां कहते हैं, ये सब हम लोगों ने देख ली। उम्मीद है कि बहुत कुछ आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, जहाँ प्रायः लोग गलतियाँ करते हैं। जो मैंने शुरू में बताया कि जो ऊपर वाले जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, अधूरे होते हैं, आधे होते हैं, अर्ध व्यंजन होते हैं, और उनका उच्चारण हमेशा क्या होता है, जिस वर्ण पे वो लगे होते हैं उनसे पहले होता है।
जो पूरे वाले जो व्यंजन हैं उनसे पहले अर्ध व्यंजन का उच्चारण होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा जब दो व्यंजन एक साथ आ जाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन संयोग कहते हैं। और जब तत्सम शब्द में आए हुए अर्ध व्यंजन को पूर्ण करने के लिए उसके साथ स्वर को मिला दिया जाए, स्वर को मिलाकर नए शब्द का निर्माण किया जाए, ये जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वरागम कहते हैं या स्वर भक्ति कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इस यात्रा का लाभ उठा रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में, अगली वीडियो में हम देखेंगे जो नासिक और निम्नुनासिक ध्वनियां, नासिक और निम्नुनासिक ध्वनियां देखेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण हम देखेंगे। क्रम से चलते हुए हम जिस तरह से हमने स्वर को समाप्त किया, स्वर को अच्छी तरह से समझा, आत्मसात किया, उसी तरह से हम व्यंजन को भी समझेंगे और आत्मसात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से आने वाले हर तरह के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हमें मिल जाए। बहुत बहुत आभार।